हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। पर्यावरण से संबंधित हमारे टॉपिक चल रहे हैं और बहुत जल्दी पर्यावरण से संबंधित टॉपिक ख़त्म भी होने वाले हैं। उसके बाद में हम हिंदी और संस्कृत का दोनों संयुक्त पाठ्यक्रम के साथ में यहाँ पर आपके सामने हाजिर होंगे। तो आप अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे हम, छोटा टॉपिक है ये, तो आइए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए, आपदा प्रबंधन की बात करें तो आपदा प्रबंधन क्या होता है या आपदा क्या होती है, इसको अगर अच्छे से देख लेंगे हम यहाँ पर सूर्य के माध्यम से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आपदा क्या होता है कि आपदा का तात्पर्य विनाश या महाविनाश होता है। मतलब एक प्रकार का यहाँ पर नुकसान होता है। ठीक है, आर्थिक रूप से, मानवीय रूप से जिस प्रकार से रहता है वह विनाश होता है। इसके अलावा देखिए, मनुष्य पर्यावरण में बहुत से घटकों के साथ रहता है। ठीक है, जब एक बालक रहता है, जब उसको पर्यावरण में, वातावरण में समायोजित होता है तो वहाँ पर बहुत सारे घटक रहते हैं, प्राकृतिक रूप से, अप्राकृतिक रूप से, इस प्रकार के घटक होते हैं। जिसमें सजीव होता है, निर्जीव घटक होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के घटक होते हैं, सजीव रूप से और निर्जीव रूप से। इन घटकों को त्वरित विनाश या आपदा कहा जाता है। ठीक है, त्वरित विनाश मतलब बहुत जल्दी विनाश हो जाता था। इसके अलावा देखिए, प्राकृतिक आपदा जो रहती है, ठीक है, आपदा दो प्रकार की बताई गई, प्राकृतिक आपदा और मानवीकृत आपदा। अब प्राकृतिक आपदा ऐसी रहती है कि जो प्रकृति के आधार पर जहाँ पर नुकसान होता है या प्रकृति के आधार पर विनाश होता है तो उसको प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। और मानवीकृत आपदा जो रहती है वो व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न वाली रहती है। ठीक है, जैसे कि बम फोड़ना है ना, ये मानवीकृत आपदा में आती है। अब जो प्राकृतिक आपदा रहती है उसमें क्या क्या रहता है तो ये देख लेंगे हम। तो प्राकृतिक आपदा में भूकंप आता है, बाढ़ आता है, चक्रवात आता है और सूखा आता है। ठीक है, तो इन सभी को हम बारी बारी से जान लेते हैं। जो भूकंप रहता है ये क्या रहता है कि जो पृथ्वी रहती है हमारी, ये पृथ्वी रहती है विभिन्न प्लेटों के माध्यम से बनी रहती है। ठीक है, जो रेखाएं रहती है, कर्क रेखा, मकर रेखा है। ठीक है, ये जो रेखाएं रहती है वो उसमें योगदान देती है। जैसे कि ये पृथ्वी आपकी और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्लेटें हैं। अब जब ये प्लेटें हैं तो ये प्लेटें अगर आपस में टकराएगी, ठीक है, टच होगी, तो अब भूकंप की स्थिति होगी। जब आपने एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि आप अगर पानी में पत्थर फेंकेंगे तो वहाँ पर एक प्रकार का, जैसे कि आपने यहाँ पर पत्थर फेंका तो ये पत्थर आप पे यहाँ गिरा, फिर उसके बाद में ये सर्कल बने, ऐसा सर्कल बने। ठीक है, तो इस प्रकार का भूकंप भी रहता है। ठीक है, इसका जो केंद्र रहता है वो मध्य बिंदु रहता है और मध्य बिंदु के बाद में धीरे 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 कमजोर होता जाता है। ठीक है, जहाँ पर तेज धारा दिखती है, ठीक है, वहाँ पर भूकंप ज़्यादा रहता है। अब जैसे कि मान लो 6 से ज़्यादा की जो तीव्रता रहती है वो काफ़ी रहती है, उसके बाद में वो धीरे धीरे कम होते जाती है। इस प्रकार के मापन रहता है। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि रिएक्टर पैमाना जो रहता है, रिएक्टर पैमाना जो रहता है उससे हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी आवृत्ति मापते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, इसमें हम नाप सकते हैं 6 से अधिक जो रहती है, इस प्रकार से शक्तिशाली भूकंप के अंतर्गत कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें देखो इसका जो रिएक्टर पैमाना जो रहता है क्या है, एक प्रकार का मापने का यंत्र है। परंतु जो सिस्मोग्राफ है यह यंत्र है। ठीक है, आपको दो चीज़ याद रखनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है, अब अगर इसका उदाहरण देखें हम तो क्या है कि 2001 में, ठीक है, 2001 में कक्षा 26 जनवरी 2001 में कक्ष में भूकंप आया था, तो वहाँ पर बहुत सारा नुकसान हुआ था, जन धन की, माल की हानि हुई थी। तो इस प्रकार का भूकंप का हम समझ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अब इसका अगर निवारण करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, तो भूकंप का देखिए, अगर जैसे कि मान लीजिए खुला आकाश में आपको पहुँचा सकते हैं, लाइट और बंद कर सकते हैं हम। इसके अलावा सर्वप्रथम भूकंप जो रहते हैं उसको मानचित्र तैयार कर सकते हैं हम। इसके अलावा जोखिम उठाना, लोगों को पहुँचाना। इसके अलावा यहाँ पर भूकंप नियंत्रण केंद्र की स्थापना करना। ठीक है, और ज़्यादा बड़ी इमारत रहती है उनको खाली करवाकर खुले मैदान पर हम लोगों को ले जा सकते हैं। इसके अलावा बाढ़ की, यहाँ पर बाढ़ की बात करूँ तो बाढ़ में क्या होता है, ठीक है, बाढ़ की बात करूँ तो बाढ़ का सामान्य अर्थ क्या होता है कि जो खाली जगह रहती है वह जलमग्न हो जाती है। और ऐसी जलमग्न जो रहती है वह क्या रहती है कि निचली जगह रहती है और वहाँ पर पानी जमा हो जाता है। जैसे नदियों में अचानक से पानी की धारा बढ़ जाती है, तो धारा बढ़ने से वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम बाढ़ के रूप में देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि यह आपदा का रूप ले लेती है और इसमें जान माल की अपार हानि होती है। ठीक है, अब बाढ़ में देखिए कितने प्रकार का रहता है, पूर्वी खंड का रहता है, इसके अलावा मध्य पूर्वी खंड रहता है, इसके अलावा मध्यवर्ती खंड और दक्षिणी खंड और उत्तरी खंड। ठीक है, भारत की बात हो रही है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार से बताया है। और जो पूर्वी खंड रहता है वहाँ पर कौन से क्षेत्र रहता है, तो ये देखिए, यहाँ पर जैसे कि मिजोरम में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, या फिर नदी की बात करें तो घाघरा है, गंडक है, कोसी है, सोन है, गंगा है, तीस्ता, इस प्रकार की नदी यहाँ पर प्रभावित करती है। इसके बाद मध्य पूर्वी की बात करें छत्तीसगढ़, उड़ीसा के और मध्य प्रदेश की बात आती है। अब मध्यवर्ती की बात करें तो मध्यवर्ती की बात है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। इस भाग से दक्षिणी भाग की बात करें तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, इस प्रकार से प्रवेश करती है। और उत्तराखंड की बात करें जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश है।
हरियाणा है और पश्चिम उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार से यहाँ पर हमको बाढ़ प्रभावित करेंगे। अब हम नियंत्रण करेंगे तो क्या करेंगे कि जो बाढ़ वाला इलाका है वहाँ पर हम बिजली की व्यवस्था बंद कर देंगे और नाव के द्वारा या पानी से निकासी के द्वारा जो व्यक्ति रहते हैं उनको हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जानकारी हम पहले से उनको सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए चक्रवात की बात करें, चक्रवात एक प्रकार का ऐसे मौसम ही रहती है जो हमने कल देखा था कि मौसमी जो घटनाएं होती है, तो मौसमी घटनाएं किस प्रकार से होती है, तो वहाँ पर एक प्रकार का ऐसा चक्रवात बनता है जैसे कि मान लो सुनामी आती है। ठीक है। तो सुनामी आती है तो उसमें क्या रहता है, ऐसा कि चक्रवात भी बनता है। चक्रवात में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र जो 30 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है। यह एक प्रकार का 12 से 14 किलोमीटर तक का चक्रवात हो सकता है। ठीक है। चक्रवात जब भी बनता है तो समुद्र से बनकर तटीय इलाका मतलब तटीय इलाकों में विनाश की उपस्थिति कर सकता है, तो इस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हम सूखे की बात करें तो सूखा क्या है कि अगर 25% से अगर कम वर्षा हो तो सूखे की श्रेणी में आएगी। अधिकतर क्षेत्र ऐसे रहते हैं जहाँ पर सूखा पाया जाता है, तो सूखा नियंत्रण हम कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो वन रहते हैं उनको कटाई पर रोक लगा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर वर्षा ऋतु जो रहती है उसमें हम जल सहेजने के लिए वहाँ पर उपाय बता सकते हैं। और जो वर्षा ऋतु जो फसल रहती है जैसे कम लगती है, जैसे मक्का है तो मक्का में जल की आवश्यकता कम होती है तो मक्का की फसल लगा सकते हैं। तो इस प्रकार का हम यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सुनामी खुल जाता है हमारा। तो सुनामी क्या होता है, तो सुनामी की बात करें तो सुनामी में क्या होता है कि सुनामी एक जापानी शब्द है। ठीक है। अक्सर प्रश्न पूछ लेते हैं, जापानी शब्द है ये, तो इसका मतलब क्या होता है कि हार्बर तथा नमीले अर्थात वेव से बना है, मतलब एक वेव प्रकार का रहता है इस प्रकार से। ठीक है। ठीक है। इस प्रकार का एक वेव बना रहता है। तो इसमें क्या होता है कि सुनामी प्रशांत महासागरीय तट पर या फिर जिसमें तट से संबंधित जो भी वहाँ पर प्रदेश रहते हैं या शहर रहते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा प्रभाव करती है, एक धारा के रूप में यह सुनामी आगे बढ़ती रहती है। अब देखो इसको रोक तो नहीं सकते पर कम जरूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या नुकसान को कम करने के लिए लैंड ब्यूइंग का रास्ता अपनाया जा सकता है। इसके अलावा सागरीय दीवार का निर्माण भी कर सकते हैं और मैंग्रोव वनस्पति का यहाँ पर हम बढ़ावा कर सकते हैं। अब देखो मानवीकृत की बात करें तो देखिए यहाँ पर प्राकृतिक मतलब स्वतः उत्पन्न वाले, ठीक है, मतलब जो ऑटोमेटिक हो सकती है अचानक से। परंतु मानवीकृत की बात करें तो व्यक्ति खुद कहीं ना कहीं कारण होता है। जैसे कि मान लीजिए मानव निर्मित आपदा ऐसे में प्राकृतिक कारण न होकर मानव द्वारा निर्मित होती है। ठीक है। इसमें परमाणु मृत्यु जनित आपदा होती है तो मानव के विरुद्ध इस्तेमाल परमाणु तरीकों एवं उससे उपजी समस्या को परमाणु जनित आपदा कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें देखो 1945 को क्या हुआ था कि 2 शहरों, ठीक है, 1945 में 2, एक तो नागासाकी एक हिरोशिमा। ठीक है। यहाँ पर जो परमाणु हमला हुआ था तो परमाणु हमले में क्या हुआ था कि जो बम गिराए गए थे तो वह धुआं के जो बादल थे वो 18 किलोमीटर तक दिखाई देते और उन्होंने 13 वर्ग किलोमीटर का दायरे को असीमित कर लिया था, मतलब एक प्रकार से उसको नुकसान पहुंचा दिया था। ठीक है। इसमें कम से कम 3,50,000 की आबादी में से कम 1,50,000 की आबादी वाले लोग मारे गए थे। अब परमाणु दुर्घटनाएं भी होती है तो परमाणु दुर्घटनाएं किस प्रकार से होती है, जैसे कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना की बात करें तो यूक्रेन सीमा पर क्या होता है कि वहाँ पर जब संयंत्र का वहाँ पर जब परीक्षण किया जाता है तो अचानक से वहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है जिससे विस्फोट हो जाता है और विस्फोट होने के कारण वहाँ पर काफ़ी नुकसान होता है। इसके अलावा देखेंगे हम यहाँ पर कि फुकुशिमा परमाणु आपदा जिसको 11 मार्च 2011 को हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि दुर्घटना के पीछे सुनामी लहरों का हाथ था। इस परमाणु दुर्घटना में रेडिएशन का को डैमेज और 7 स्तर को माना गया था। ठीक है। अब विषैले रसायनों की बात करें तो जैसे भोपाल में गैस कांड हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि मिथाइल आइसोनाइट जो गैस रहती है उसका रिसाव हो गया था, जिस कारण से वहाँ पर एक मानवीकृत आपदा के रूप में हम उसको देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपदा तो देख लिया पर तो प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, हम उसको स्वीकार कैसे करेंगे और स्वीकार करने के बाद उसको दूर कैसे करेंगे। ठीक है। तो ये देखेंगे कि अनेक प्राकृतिक आपदा का पूर्वानुमान लगाना, ठीक है, कठिन होता है, मतलब आप बता नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए अभी तो ज़रा ठंड नहीं हो रही है परंतु अचानक से ठंड बढ़ जाती है। ठीक है। तो एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा रहती है, शीतलहर बोलते हैं जिसको। तो इसका हम अनुमान तो लगा नहीं सकते परंतु क्या इन्हें रोक सकते हैं, है ना, रोक भी नहीं सकते हैं परंतु प्रभाव को जरूर कम किया जा सकता है। मतलब ज़्यादा ठंड लग रही है तो इस प्रकार से एक प्रकार का विभिन्न प्रकार का हम यहाँ पर प्रभाव को कम कर सकते हैं। ठीक है। इसमें होने वाली मानव क्षति आर्थिक क्षति को कम किया जा सके इस विधि को आपदा प्रबंधन कहते हैं। ठीक है। मतलब अगर हम कम करेंगे तो वहाँ पर मानवकृत जो रहती है क्षति रहती है और आर्थिक क्षति रहती है उसको हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। अब देखिए भारत में आपदा जो प्रबंधन रहता है तो किस प्रकार से रहता है तो उसको देखेंगे हम।
देखिए आपदा प्रबंधन को इस प्रकार से बताया गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, भारत की बात हो रही है। ये 2005 का जो इसका स्थापना थी 2005 में की गई थी। इसमें क्या क्या आता है कि राज्य स्तर पर आता है, एक जिला स्तर पर आता है और एक जिले के बाद में यहाँ पर आता है केंद्र स्तर पर। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर केंद्रों की स्थापना होती है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा शमन कोष और त्वरित कार्रवाई के लिए यहाँ पर उपलब्ध किया जाता है, मतलब यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। ठीक है, एक प्रकार से ये रहता है 2005 में किया गया था। अब दूसरा क्या रहता है कि राष्ट्रीय की बात हो रही है। ठीक है, भारत के अंदर की बात हो रही है, परंतु राष्ट्रीय मतलब विभिन्न जो प्रदेश रहते हैं यहाँ पर इस प्रकार से इसमें कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, इसमें प्राधिकरण भी कर सकते हैं हम। अब देखिए इसमें क्या रहता है कि विभिन्न प्रकार की जो आपदा रहती है तो उसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यह 2005 में, यह भी 2005 में की गई थी, परंतु इसमें क्या होता है कि इसमें एक जो अध्यक्ष रहता है वह स्वयं कौन रहता है, प्रधानमंत्री रहता है और बाकी जो 9 सदस्य रहते हैं वह किसी न किसी प्रकार के वहाँ पर रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तब ये क्या करते हैं कि एक अध्यक्ष रहता है, 9 सदस्य रहते हैं। इसमें क्या कहते हैं नोडल मंत्रालय, मतलब गृह मंत्रालय के द्वारा वहाँ पर यह बनाया जाता है। इस प्राधिकरण के अंदर गृह मंत्रालय के अंदर राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर पर कार्य करने की बात कही गई है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं था ये, तो इतना बड़ा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। और अब हम प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट देख लें। तो आज का प्रैक्टिस सेट में बताया कि उत्पत्ति एवं प्रकृति के आधार पर आपदा के 2 भाग कौन से हैं। ठीक है, तो हमने 2 भाग देखे हैं यहाँ पर, प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा। इसी प्रकार से यहाँ पर सी वाला आंसर दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन होता है। ठीक है, मतलब भूस्खलन कहाँ होता है, उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट, नीलगिरी और उत्तरी घाट। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर हिमालय हो जाएगा, क्योंकि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र होता है। तो पर्वतीय क्षेत्र में वहाँ पर ज़्यादा भूस्खलन होते हैं। भूकंप का मापन निम्न में से किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, रिएक्टर स्केल, एवोसिमनल मीटर, अर्थक्विक स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो कौन सा रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है कि भारत के किस हिस्से में घाघरा, गंडक, कोसी, सोन व तीस्ता नदियों के अधिप्रवाह से बाढ़ आती है। ठीक है, कौन सा हिस्सा बताया, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत, मध्य पूर्व भारत। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मध्य पूर्व भारत। अगला प्रश्न देखेंगे। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी, 16 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945, 26 अगस्त 1945, 8 अगस्त 1945। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 अगस्त 1945 सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम। निम्न से कौन सी आपदा गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, नाभिकीय दुर्घटना, रासायनिक दुर्घटना, सूखा और जैविक आपदा कौन सी नहीं आती है यहाँ पर, तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर सूखा नहीं आता है। तो इस प्रकार का हमारा प्रश्न था आज का।